Hello and welcome to Filler Form. I am Ali Akhtar, sociology teacher at Filler Form. आज हम लोग रीनेट की तैयारी करना शुरू करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग सबसे पहले जो हमारा पेपर हुआ था 2024 का, उसी के बारे में स्टडी करेंगे, उसी को सॉल्व करेंगे। उसके बाद कल से हम लोग मॉक टेस्ट वगैरह करना शुरू करेंगे। जो भी आप लोग का डिसीजन होगा लास्ट में हम लोग आपसे पूछेंगे कि क्या किया जा सकता है, 21 अगस्त तक हम लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये सारी चीज़ें हम लोग लास्ट के 10 मिनट में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग जो हमारा पेपर हुआ था, एक्चुअली जो 18 जून को हुआ था, उसको ही सॉल्व करेंगे। पूरा पेपर सॉल्व होने के बाद ही हम लोग मॉक टेस्ट की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ये पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग या बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। हर क्वेश्चन से एक टॉपिक डिस्कस की जा सकती है, जिसमें आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग कंफर्म करिए वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं। कंफर्म दैट वॉइस एंड पीपीटी क्लियर और नॉट। क्लियर दिख रहा होगा। 1 मिनट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा पेपर 2 सोशियोलॉजी, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। गुड इवनिंग ऑल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है डैश फैमिली कंसिस्टेड ऑफ अ ग्रुप which was founded upon the intermarriage in a group of sibling, own and collateral, that is of brother and sister and of cousins। तो ये क्वेश्चन आपका जो पूछा जा रहा है, ये एल.एच. मॉर्गन ने ये अलग अलग एवोल्यूशन बताया था फैमिली के, ठीक, उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो हम लोगों ने लास्ट की आई थिंक सेकेंड लास्ट की क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया था इसके बारे में, एल.एच. मॉर्गन का जो भी एवोल्यूशन ऑफ फैमिली है वो क्या क्या चीज़ें हैं। आप अगर पीडीएफ देखेंगे कि लास्ट में जो एक्स्ट्रा थिंकर की जो क्लासेस हुई थी, उसमें ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन किया था। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बात ये चीज़ एल.एच. मॉर्गन की एवोल्यूशन ऑफ फैमिली के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका सिंपल आंसर ये है कि अगर कजिन के बीच में, कजिन जो है यहाँ पे एक कीवर्ड है, ठीक। पहला होता है कॉन्सिंग्यूनियल। कॉन्सिंग्यूनियल ये फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें ब्रदर सिस्टर की आपस में ही मैरिज होती है। ब्लड रिलेशन होता है, इसमें कजिन नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, ब्लड रिलेशन होता है, कजिन नहीं होते हैं। ब्लड रिलेशन होता है, इसमें कजिन नहीं होते हैं। तो कजिन यहाँ पे कीवर्ड था, ब्रदर सिस्टर ऑफ कजिन, ठीक। तो कजिन यहाँ पे क्या था, कीवर्ड था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा पुनालवान। कॉन्सेंग्यूनियल मतलब क्या होता है, जहाँ पे ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन में आपस में अगर शादी करते हैं तो उसको कॉन्सेंग्यूनियल कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा पुनालवान। डैश परिवार ऐसा समूह होता है जो समूह के भीतर साझेदार भाई अथवा बहन अपने और भिन्न शाखाई अर्थात भाइयों और बहनों और कजिन के बीच के अंतर्विवाह पर आधारित होता है। तो यहाँ पे कजिन जो था वो कीवर्ड था, जिससे आप ये बता सकते हैं कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, समूह विवाह के बारे में बात कर रहा है। तो पहला तो आपका ये हो गया, कजिन एक कीवर्ड हो जाता है। दूसरा कीवर्ड होता है ग्रुप मैरिज, ठीक। दूसरा कीवर्ड क्या होता है, ग्रुप मैरिज, पुनालवान में, ठीक। तो ये दो कीवर्ड से आप ये आंसर कर सकते थे कि इसका आंसर क्या होगा, पुनालवान में, ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन है, हु हैज नेम्ड जगरनॉट टू डिस्क्राइब एन एडवांस स्टेज ऑफ मॉडर्निटी। यानी कि मॉडर्निटी के एडवांस स्टेज को बताने के लिए किसने कहा था, जगरनॉट का वर्ड यूज किया था, किसने जगरनॉट नेम दिया था, ठीक। तो एंथनी गिडन का हम लोगों ने डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ा है। हाँ, वो बाद में हम लोग कर लेंगे, अभी फिलहाल हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं।
बाद में जो भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम रिवाइज करेंगे, उसके बाद ही मॉक टेस्ट करेंगे। ठीक, तो एंथनी गिडन का जो मैंने पीडीएफ दिया था उससे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है। मैंने लिखा था मॉडर्निटी एज जगरनॉट। ये किसका कॉन्सेप्ट है? ये एंथनी गिडन का है। मॉडर्निटी एज जगरनॉट ये किसका कॉन्सेप्ट था? एंथनी गिडन का था। ये मैंने पहले ही आपको बताया था। ठीक, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे पीडीएफ से ही आया हुआ था। ठीक, तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा एंथनी गिडन। ठीक, निम्नलिखित में से किसने आधुनिकता के अग्रिम चरण का वर्णन करने के लिए जगरनॉट नाम दिया है? तो ये इसका आंसर होगा एंथनी गिडन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। According to Talcott Parsons, which among the following is the basic unit of social system? Talcott Parsons के अकॉर्डिंग इसमें से सोशल सिस्टम का सबसे बेसिक यूनिट क्या है? तो टेलकट पार्सन में हम लोगों ने जब पढ़ा है तो उन्होंने ज्यादातर रोल कॉम्प्लेक्स की बात किया है और वो कहते हैं कि वो उनके सोशल सिस्टम की बेसिक यूनिट है स्टेटस रोल कॉम्प्लेक्स। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। टेलकट पार्सन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सामाजिक व्यवस्था की मूल इकाई है? तो ये प्रस्तुति भूमिका संकलन, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, जो हमारे पीडीएफ में ये भी मौजूद है। ठीक, अगर आप पीडीएफ उठा के देखेंगे तो इसका भी आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, जो कि टेलकट पार्सन की पीडीएफ में आपको मिलेगा। ठीक, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। Which among the following are the true about चार्ल्स मुरेश डिपेंडेंसी कल्चर ऑफ पॉवर्टी? ठीक, तो कल्चर ऑफ पॉवर्टी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने चार्ल्स मुरे के बारे में पढ़ा है। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि कौन सा ट्रू है? तो ट्रू जो है इसमें चारों है, ए बी सी डी चारों ट्रू होंगे इसमें। ठीक, तो आपका आंसर होगा 3। अब पढ़ लेते हैं इसमें क्या क्यों चारों ट्रू हैं, मुरे ने क्या क्या बात की है कल्चर ऑफ पॉवर्टी के बारे में। तो सबसे पहले आता है इट रिफर्स टू पीपल who rely on government welfare provision rather than entering the labor market। ठीक, तो पहला क्वेश्चन ये भी सही है जो मुरे के अकॉर्डिंग था। ठीक, दूसरा है मुरे कंटेंटेड दैट द ग्रोथ ऑफ वेलफेयर स्टेट हैज क्रिएटेड द सब कल्चर। ठीक, तो ये भी सब कल्चर की बात करते हैं मुरे। ठीक, विच अंडरमाइन पर्सनल एम्बिशन एंड पीपल्स कैपेसिटी फॉर सेल्फ हेल्प। ठीक, तो ये भी मुरे का कॉन्सेप्ट है, ये भी सही है। Murray exempted those who are poor through no fault of their own, such as widow or disabled people। विडो और डिसेबल पीपल के बारे में मुरे बात करते हैं खुद कि ये इनकी गलती नहीं है कि ये पॉवर्टी में है। ठीक, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मुरे। ठीक, और फोर्थ स्टेटमेंट है डिपेंडेंसी कल्चर इज वन कॉन्सिक्वेंस ऑफ पीपल्स कंस्ट्रेंट सिचुएशन नॉट कॉज ऑफ इट। ठीक, तो ये भी सही है मुरे के अकॉर्डिंग। तो ये चारों स्टेटमेंट सही हैं, इसीलिए हमारा आंसर होगा ए बी सी डी। थर्ड में आता है आपका ए बी सी डी। ठीक, इसमें हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से चार्ल्स मुरे की गरीबी की निर्भरता संस्कृति के बारे में सही है? तो पहला कथन है आपका ये उन लोगों से संबंधित है जो श्रम बाजार में प्रवेश करने के बजाय सरकारी कल्याण प्रावधानों पर निर्भर होते हैं। तो ये मुरे के अकॉर्डिंग सही है, ये भी कथन। ठीक, मुरे के अकॉर्डिंग ये कथन सही है। दूसरा है मुरे ने तर्क प्रस्तुत किया है कि कल्याणकारी राज्य के विकास ने इस उप संस्कृति का निर्माण किया है जो आत्म सहायता के लिए व्यक्तिगत आकांक्षा और लोगों की क्षमता को कमतर बनाता है। तो उप संस्कृति की बात भी मुरे ने किया है, ये कीवर्ड है, आप इससे भी याद रख सकते थे इसको। ठीक, तीसरा है मुरे ने उन लोगों इससे मुक्त रखा, उन लोगों को इससे मुक्त रखा। ठीक, जो अपनी स्वयं की कमजोरियों के बिना गरीब है, यानी कि वो खुद की वजह से गरीब नहीं है, उनको भी मुरे ने इसमें रखा था, जैसे कि विधवा या दिव्यांग लोग। ठीक, ये कुछ कर नहीं सकते इस वजह से ये गरीब है, तो ये इनकी गलती नहीं है ना कि ये कुछ कर नहीं सकते। ठीक, निर्भरता संस्कृति लोगों की अभावग्रस्त स्थितियों का एक प्रतिफल है, ना कि इसका कारण है। ठीक, तो ये भी सही है, इसीलिए आपका आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा, ए बी सी। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें मैच करना है आपको, तो मैच किनशिप एंड मैरिज एमंग नोअर्स। ठीक, किनशिप एंड मैरिज एमंग नोअर्स। नोअर की स्टडी किसने किया था, मैंने बताया था नोअर की स्टडी किसने किया था, इवान प्रिचार्ड ने किया था। ठीक, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इवान प्रिचार्ड ने किया था। तो अगर आप यही मैच कर लेते ना तो डायरेक्ट मैच हो जाता था। देखिए यहाँ पे आप अगर कोड देखेंगे, हाँ, तो किनशिप एंड मैरिज एमंग नोअर, ए का आपका थर्ड आ रहा है, तो ए का थर्ड इसी में आ रहा है। ठीक, बाकी किसी में नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट इससे आप कर सकते थे कि ए का थर्ड ये सही हो जाएगा। ठीक, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं थी। बाकी क्या है, बी का 1 है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप मैरिज इन ऑस्ट्रेलिया, ये था NW थॉमस। थोड़ा नए थिंकर्स भी इसमें हैं, लेकिन अगर आप इवान प्रिचार्ड के बारे में पढ़े होंगे तो डायरेक्ट आंसर हो जा रहा था। ज्यादातर जो कोड थे इस बार के पेपर में, वो एक ही अगर कोड आप मैच कर लेते थे तो उससे आपका पूरा कोड मैच हो जा रहा था, बाकी कोड मैच करने की जरूरत नहीं थी। ठीक, अभी आगे भी हम लोग कोड देखेंगे, उससे आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तीसरा क्या है, सी का सेकेंड, अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप। अफ्रीका की स्टडी क्या किसने की थी, अगर आपको बुक नहीं पता है तब भी अफ्रीकन स्टडी, अफ्रीका में स्टडी किसने किया था, ये अगर आपको पता है तब भी आप आंसर कर सकते थे, क्योंकि अफ्रीका में स्टडी ज्यादातर किसने किया है, AR रेडक्लिफ ब्राउन ने किया है एंड डी फॉर्ड ने किया है। ठीक, द डायनामिक्स ऑफ किनशिप एमंग द टैलेंसी, ठीक, तो ये फोर्टिस ने किया था। तो ये थोड़ा नया है जिसको आपको याद रखना है। हो सकता है कि आप बाद में जो क्वेश्चन पूछा जाए वो डायरेक्ट इसी से पूछा जाए कि ये बुक किसकी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश में बुक सेम होती है तो मैच करने की जरूरत नहीं है, वो आप मैच कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज प्रोक्लेम्ड एन epistemological break। epistemological break ये किसका है, कौन सा कॉन्सेप्ट है, नियो मार्क्सिज्म का कॉन्सेप्ट है। और इसमें नियो मार्क्सिस्ट कौन है, हमने पढ़ा था नियो मार्क्सिस्ट इसमें कौन है, लुइस अल्थुजर। इसमें नियो मार्क्सिस्ट कौन है, लुइस अल्थुजर। ठीक, हु हैज प्रोक्लेम्ड एन एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक बिटवीन द अर्लियर एंड मैच्योर राइटिंग ऑफ मार्क्स। ठीक, ये है लुइस अल्थुजर। अगर आपको नहीं पता था तो ये लिख लीजिए आप। ठीक, निम्नलिखित में से किसने कार्ल मार्क्स के आरंभिक लेखन और परवर्ती लेखन के बीच एक ज्ञान मीमांसीय अंतराल की घोषणा की थी, तो ये होंगे लुइस अल्थुजर ने किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पंचायती राज से क्वेश्चन पूछा गया है, जिसके बारे में जितनी भी कमेटी थी ये सारी कमेटी हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें आपसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे पहले कौन सी कमेटी बनी। ठीक, तो बलवंत राय मेहता कमेटी सबसे पहले बनी थी, हम लोगों ने पढ़ा भी सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी। इसी वजह से मैं सीक्वेंस में पढ़ाता हूँ, ताकि अगर आपको ये ना पता हो कौन से पहले बनी थी तो इतना याद हो कि सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था, तो उससे भी आंसर कर सकते हैं। पंचायती राज इज एन इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ डेवलपमेंट administration at the district level, which of the following committee initially recommended पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। इसमें कह रहा है कि पंचायती राज सिस्टम को सबसे पहले किसने रिकमेंड किया था, तो सबसे पहले जो कमेटी बनी होगी वही रिकमेंड करेगी। ठीक, तो सबसे पहले कौन सी कमेटी बनी थी, बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक, बलवंत राय मेहता कमेटी। पंचायती राज जिला स्तर पर विकास प्रशासन की एक महत्वपूर्ण इकाई है। निम्न में से किस समिति ने आरंभ में भारत में पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी, यानी कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात किसने किया था, किसने सजेस्ट किया था, तो ये बलवंत राय मेहता समिति। इसका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, who among the following use concept of social structure in their studies। सोशल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट इसमें से कौन कौन स्टूडेंट स्टडी करते हैं अपने स्टडी में। ठीक, यानी कि इसमें से सोशल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट किसने यूज किया है अपनी स्टडी। ठीक, निम्नलिखित में से कौन कौन अपने अध्ययनों में सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग किया है। ठीक, तो ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमको पता है कि यार रेडक्लिफ ब्राउन ने भी किया है। SF नैडल सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, टैलकेट पार्सन सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। इसमें सिर्फ मेलिनोव्स्की नहीं करते।
इसमें सिर्फ मेलिनोस्की सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर मेलिनोस्की नहीं करते, क्योंकि मेलिनोस्की जो है ज्यादातर स्ट्रक्चर नहीं बल्कि कल्चर पे इन्होंने ज्यादातर ध्यान दिया। ठीक, तो हमारा आंसर हो गया ए, बी एंड डी। मेलिनोस्की अगर आप माइनस करते थे, मतलब अगर आप एलिमिनेट करते मेलिनोस्की को, तो देखिए यहाँ पे भी सी आ रहा है, ये भी कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे भी सी आ रहा है, ये भी कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे भी सी आ रहा है, ये भी कैंसिल हो जाता। ठीक, यानी कि अगर आप एसएफ नेडल एंड टैलगेट पार्सन के बारे में कंफ्यूजन में होते, तो आप अगर इतना ही आपको पता होता कि मेलिनोस्की ने सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं किया है, तब भी एलिमिनेट करके आप आंसर कर सकते थे। तो ए, बी, डी आपका आंसर हो जाता, क्योंकि इसी में सी नहीं आ रहा। ठीक, क्योंकि इसमें ही सी नहीं आ रहा है, बाकी सब में सी आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ सोशल मूवमेंट? एक सोशल मूवमेंट की लाइफ साइकिल क्या होती है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो ये सीक्वेंस हम लोगों ने पढ़ा था कि सोशल मूवमेंट्स का इमरजेंस कैसे होता है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है, इमरजेंस होता है। ठीक, सबसे पहले इमरजेंस होता है, उसके बाद होता है कोलेजेंस, यानी कि लोग इकट्ठा होते हैं, सम्मिलित होते हैं, संलयन होता है, सबसे पहले उद्भव होता है। ठीक, उसके बाद फिर आता है बी, ब्यूरोक्रेटाइजेशन होता है, और लास्ट में डिक्लाइन होता है। ठीक, सबसे लास्ट में डिक्लाइन होता है। तो डिक्लाइन अगर आपको पता है सबसे लास्ट में होता है, ठीक, तो आप ये पहले एलिमिनेट कर देते, बाकी सब में डी लास्ट में आ रहा है, तो 3 ऑप्शन आपके पास बच रहे थे। इमरजेंस पहले, कोई भी मोमेंट अगर उसका प्रोसेस आपसे पूछ रहा है तो सबसे पहले उसका इमरजेंस होना जरूरी है। ए आपका आंसर पहले हो गया। ठीक, यानी कि शुरुआत में ए आना चाहिए और लास्ट में डी आना चाहिए। बस 2 चीजें आपको याद रखना था कि कोलेजेंस या ब्यूरोक्रेटाइजेशन पहले आएगा या कोलेजेंस पहले। ठीक, तो जैसे ही इमरजेंस होगा वैसे ही लोग जुड़ेंगे, जब तक जुड़ेंगे नहीं, लोग जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक ब्यूरोक्रेटाइजेशन कैसे हो सकता है। एक नौकरशाहीकरण कैसे हो सकता है, सबको अलग अलग पोस्ट कैसे दी जा सकती है। ठीक, जब तक लोग जमा नहीं होंगे, जब तक लोग तय नहीं करेंगे किसको कौन सी पोस्ट दी जानी चाहिए, किसकी क्या एबिलिटी है, कौन सी पोस्ट लेने की एबिलिटी है, तो कैसे लोग ब्यूरोक्रेटाइजेशन कर सकते हैं, ये नौकरशाहीकरण कर सकते हैं। तो इससे भी आप आंसर कर सकते थे कि आपका आंसर होगा ए, सी, बी, डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, वैसे क्वेश्चन नंबर 60 है इसका पेपर का, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा सोशोलॉजी। Radcliffe Brown has brought about much clarity of thinking in the field of kinship studies by his scientific treatment of the subject. Which among the following are correct about his contribution? यानी कि उन्होंने जो किनशिप स्टडीज में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, उसमें इनमें से कौन सा सही है आपको बताना। ठीक, तो ही स्टडीज किनशिप सिस्टम विच विद नो प्री कंसीव्ड नोशन। तो रेडक्लिफ ब्राउन खुद कहते हैं कि हमें जो है कोई प्री कंसीव्ड नोशन नहीं रखना चाहिए। ठीक, तो ये आंसर सही हो जाता है, ऐसे ही जो हम लोगों ने पीडीएफ में पढ़ा है। रिगार्डिंग एवोल्यूशन एज डिड मॉर्गन, जैसे मॉर्गन ने किया है वैसे ही इन्होंने भी कहा कि कोई भी प्री कंसीव्ड नोशन नहीं होना चाहिए एवोल्यूशन को लेकर। नो रिजेक्टिंग, नॉट रिजेक्टिंग एनी कंजेक्चरल अटेम्प्ट एट डिस्कवरिंग ओरिजिन। ठीक, तो एक चीज आप याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए इस तरह से कि स्टेटमेंट इनमें से कौन सा सही है, ठीक, तो जब आपको लगे कि सही पूछ रहा है, तो जो निगेटिव स्टेटमेंट होते हैं वो ज्यादातर चांस होते हैं कि वो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे नॉट रिजेक्टिंग होगा, तो आप ये कैंसिल कर देंगे। ठीक, क्योंकि ये नेगेटिव स्टेटमेंट एक तरह से हो रहा है। ठीक, ही स्टडीज किनशिप सिस्टम फंक्शनली एंड फ्रॉम द सिंक्रोनिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको पता है ए आर रेडक्लिफ ब्राउन क्या थे, फंक्शनलिस्ट थे, तो फंक्शनली ही वो स्टडी करेंगे। ठीक, ही डिड नॉट स्टडी किनशिप सिस्टम। अब यहाँ पे पहले आपसे क्वेश्चन ऊपर ही पूछ रहा है, ये तो डी ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाता। ठीक, और डी ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जा रहा था, तो 2 आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता। डी ऑप्शन क्यों ऐसे ही गलत हो जा रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो रेडक्लिफ ब्राउन ने किनशिप स्टडीज किया है उनमें से कौन सा सही नहीं है, और फिर वही बाद में बोल रहे हैं कि किनशिप सिस्टम उन्होंने स्टडी ही नहीं किया। ठीक, तो ये दोनों स्टेटमेंट ही कंट्राडिक्टरी हो रहे हैं। आप क्वेश्चन में कह रहे हैं कि उन्होंने स्टडी किया है, इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है, लास्ट में आप बोल रहे हैं कि उन्होंने किया ही नहीं, तो ये ऑप्शन वैसे ही कैंसिल हो जा रहा था। ठीक, तो अगर थोड़ा भी आपने
मतलब माइंड यूज किया होता है कि ये डी तो नहीं हो सकता, बाकी सब होने के चांसेस हैं, ठीक, लेकिन डी नहीं हो सकता। और चूंकि मैंने बोला कि अभी कि जब भी आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं कि कौन सा सही है, तो निगेटिव स्टेटमेंट को ज्यादातर आप, अगर आपको आंसर नहीं पता है तो निगेटिव स्टेटमेंट आप रिजेक्ट कर दीजिए पहले। तो आप यहाँ पे नॉट को रिजेक्ट करते तो ए और सी आपका ऑप्शन हो जाता, ठीक, ए और सी ऑप्शन आपका सही हो जाता। रेडक्लिफ ब्राउन ने विषय के अपने वैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा नातेदारी अध्ययन के क्षेत्र में चिंतन को अधिक स्पष्ट किया है, ठीक। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन सही है अकॉर्डिंग टू रेडक्लिफ ब्राउन अबाउट किनशिप सिस्टम। वो कर्मिक विकास के संबंध में प्रत्याशित धाराओं के बिना नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, जैसे कि मॉर्गन ने किया था, ठीक, ये सही हो जाएगा आपका। दूसरा है, अन्वेषण के मूल में किसी संयोजनात्मक प्रयासों को नहीं नकारते, ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। उसने नातेदारी व्यवस्था का प्रयागात्मक रूप से और विचार के समर्कित बिंदु से अध्ययन किया। तो आपको पता है कि प्रकार्यात्मक थे रेडक्लिफ ब्राउन, तो इससे ही आपका आंसर ये सही हो जाता है, ए और सी, ठीक। डी ये क्वेश्चन से ही कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्वेश्चन से ही उल्टा है। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि उन्होंने नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन किया है, लास्ट में बोल रहे हैं नहीं किया है, तो ये ऐसे ही गलत हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ए और सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, ठीक, यानी कि 61। विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट, इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना था। तो ये प्रोटोकॉल से रिलेटेड, आपसे इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें आप सारे प्रोटोकॉल आपको याद होना चाहिए जो हम लोगों ने पढ़ा है। एजेंडा 21 किसका पार्ट्स है, ठीक, रियो डी जेनेरियो में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कौन सी कॉन्फ्रेंस थी, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये आपका पीडीएफ में दिया हुआ है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा याद करने वाली चीजें हैं, तो आपको अगर याद होता तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे, वरना नहीं कर सकते। तो इसमें आपका आंसर होगा ए, बी एंड सी, ठीक। तो इसमें से कौन सा सही है आपका पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपका सही हो जाएगा ए, द मॉनिटरियल प्रोटोकॉल साइंड इन 1987 was related to phase out of the manufacture and use of chemical causing depletion of earth ozone layer। तो आपको पता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था वो ओजोन लेयर से ही रिलेटेड था, तो ये सही हो जाता आपका आंसर, ठीक। एजेंडा 21 was adopted at अर्थ समिट इन 1992। तो आपको पता है एजेंडा 21 जो है अर्थ समिट में ही अडॉप्ट किया गया था, जो कि अर्थ समिट हुई थी 1992, ठीक। सी ऑप्शन है, in June 1992, the United Nations Conference on Environment and Development took place at Rio de Janeiro। तो ये अर्थ समिट, रियो डी जेनेरियो, कीटो प्रोटोकॉल, ये सब एक ही टाइम पे हुआ था 1992, ठीक। तो ये इससे भी आपका आंसर हो जाता ए, बी एंड सी, आपका आंसर सही हो जाएगा, जिसमें ए ऑप्शन में, ठीक, 1 ऑप्शन में सही हो जाएगा। तो वही है, वर्ष 1987 में मॉन्ट्रियल उपसंधि पृथ्वी के ओजोन स्तर के क्षरण के कारण रसायनों के उत्पादन और प्रयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने से संबंधित थी। कार्यसूची 21 को 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अंगीकृत किया गया था, तो ये भी सही है, ये भी सही है। वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण में एवं विकास सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो ये भी सही है, ठीक। डी आपका खाली गलत है। वर्ष 1970 में प्रकाशित रेसल कार्सन की पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग ने मानव और पर्यावरण को विषैले रसायनों के खतरे के प्रति ध्यान आकर्षित किया है, ठीक। नहीं, इसका ऑप्शन होगा डी, क्योंकि ये भी सही है ना। नहीं नहीं, ये नहीं सही, ए सही होगा, इसका ऑप्शन ए सही होगा। 1970 में नहीं, ये साइलेंट स्प्रिंग जो बुक है वो 1970 में नहीं प्रकाशित हुई थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 62। Which among the following are true about मिशेल फुको जीनियोलॉजी ऑफ पावर, यानी कि जो मिशेल फुको का जीनियोलॉजी ऑफ पावर था उसके बारे में इनमें से कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना था, इसमें कौन सा सही है, ठीक।
तो फुको इज कॉन्सेंट विद हाउ पीपल गवर्न देमसेल्फ एंड अदर थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज और पावर के बारे में फुको बात करते हैं। तो ये आंसर आपका सही हो जाता है ए। ही सपोर्टेड द हायरार्काइजेशन ऑफ नॉलेज, तो इन्होंने रिजेक्ट किया था हायरार्काइजेशन ऑफ नॉलेज को, तो यहीं से कैंसिल हो जाता। फुको की पीडीएफ में आपको ये मिल जाएगा सारी चीजें। He is interested in the technologies that are derived from knowledge and how they are used by various institutions to exert power over people, तो ये भी सही है। ठीक, उसके बाद डी सही है। Although Foucault saw link between knowledge and power, तो ये भी सही है कि फुको ने नॉलेज और पावर के बीच में लिंक देखा है। He did not see conspiracy by elite member of the society, ये भी आंसर सही हो जाएगा। तो ए सी डी आपका सही होगा, बी सिर्फ गलत है। ठीक, तो अगर आपको ये पता होता कि उन्होंने हायरार्काइजेशन ऑफ नॉलेज को सपोर्ट नहीं किया है, तब भी आप एलिमिनेट कर देते। बी आपका एलिमिनेट हो जाता, तो सब में से बी एलिमिनेट हो जाता और आपका आंसर हो जाता 4। ठीक, मिशेल फूको की शक्ति वंशावली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक, तो फूको का अभिप्राय ये है कि लोग ज्ञान के उत्पादन से कैसे स्वयं और दूसरों को अभिशासित करते हैं, तो ये फूको का ही स्टेटमेंट है, सही है ये। ठीक, नेक्स्ट है, उन्होंने ज्ञान के सोपानीकरण का समर्थन किया क्योंकि ज्ञान के उच्चतम श्रेणी के प्रारूप के पास महानतम सत्ता होती। ठीक, तो ज्ञान के सोपानीकरण को मिशेल फुको जो है रिजेक्ट करते हैं, उसको नकारते हैं, उसका समर्थन नहीं करते हैं, यानी कि बी आपका एलिमिनेट हो जाता। तो बी एलिमिनेट होके आपका 4 सही हो जाता, क्योंकि इसी में सिर्फ बी नहीं है। ठीक, तो उनकी प्रौद्योगिकियों में अभिरुचि है जो ज्ञान से निर्देशित होती है और लोगों पर सत्ता के विस्तार के लिए विभिन्न संस्थानों द्वारा उनका प्रयोग कैसे किया जाता है इसके बारे में वो बात करते हैं। यद्यपि फुको ज्ञान और सत्ता के बीच के संबंध को देखते हैं, परंतु उन्होंने समाज के अभिजात सदस्यों के षड्यंत्र को नहीं देखा है। ठीक, तो ये भी सही है, तो ए सी डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 63, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30। हाँ, बुक बहुत आई थी, लेकिन ज्यादातर 26 टिंकर के बुक अगर आपको याद है तो उसी से सॉल्व हो जा रहा था मैच द फॉलोइंग। ठीक, which among the following is not the advantage of the factory system of production? ठीक, यानी कि फैक्ट्री सिस्टम के प्रोडक्शन का एडवांटेज कौन नहीं है? तो ये बहुत कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन था, आप मतलब पढ़ के ही, स्टेटमेंट पढ़ के ही आंसर दे सकते थे। तो ऐसे 2-4 क्वेश्चन होते हैं कि आपको उसके लिए कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती, आप उसको पढ़ के ही उसका आंसर कर सकते हैं। तो इसमें कह रहा है फैक्ट्री सिस्टम का एडवांटेज क्या नहीं, तो फैक्ट्री सिस्टम में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। ठीक, इकोनॉमिक by allowing advantage of scale while reducing the cost of distribution of raw material and finished product, यानी कि रॉ मटेरियल की कास्ट कम हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज होती है इसकी। ठीक, इकोनॉमिक एडवांटेज होती है, तो ये भी सही है, फैक्ट्री सिस्टम में ऐसा होता है। टेक्निकल, by making possible the dislinking of craft labor and the use of machine। ठीक, तो ये क्राफ्ट लेबर और यूज ऑफ मशीन को सपोर्ट करता है, इसको डिसलिंक नहीं करता है। ठीक, पॉलिटिकल बाय इंपावरिंग द ओनर टू कंट्रोल द वर्कर इन पॉलिटिकल प्रोसेस। ठीक, और उसके बाद आता है मैनेजरियल बाय इंक्रीजिंग द स्कोप ऑफ डिसिप्लिन कंट्रोल ऑफ बार्गेनिंग पावर ऑफ वर्कर्स। ठीक, ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, सिर्फ बी स्टेटमेंट गलत है, यानी कि दूसरा गलत है। ठीक, निम्न में से कौन सा उत्पादन की फैक्ट्री प्रणाली का लाभ नहीं है? आर्थिक बड़े पैमाने पर उत्पादन का लाभ, कच्चे माल व तैयार माल के वितरण की लागत में कमी के द्वारा लाभ, आर्थिक लाभ बहुत ज्यादा होता है। ठीक, तकनीकी शिल्प श्रम को कौशल रहित कर और मशीनों के प्रयोग द्वारा। ठीक, तो ये गलत है, वो जो है तकनीकी जो शिल्प श्रम है उनको अलग नहीं करता है। ठीक, मशीनों का प्रयोग करते हैं। ठीक, उसके बाद आता है राजनीतिक फायदा भी हुआ है फैक्ट्री सिस्टम से। राजनीतिक प्रक्रिया में श्रमिकों पर नियंत्रण हेतु स्वामी को सशक्त बनाकर ये राजनीति में फायदा पहुंचाता है।
प्रबंधन में ये फायदा पहुंचाता है श्रमिकों की सौदेबाजी करने की शक्ति को नियंत्रित करने की संभावना को बढ़ाकर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 64, तो आपका आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि 2 ही गलत है इसमें। हाँ, ये बहुत डाउट वाला नहीं था, बहुत क्लियर था ये। ठीक, हाँ, थिंकर से क्वेश्चन आए थे जो बहुत डाउट वाले तो थे, लेकिन उसका आंसर आप कर सकते थे अगर आपने पीडीएफ पढ़ा होता। ठीक, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आपके ऐसे क्वेश्चन आए थे कि अगर आप एक बुक भी मैच कर लिए तो सारे के आंसर कर सकते। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, ये है मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी। मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी ये एंथनी गिडेन की बुक है, हमने पढ़ा है। ठीक, ए का थर्ड कहीं पे भी नहीं, डायरेक्ट आपका आंसर मिल जाता है इससे। ठीक, तो अगर आपने बुक पढ़ा होता तो इसका डायरेक्ट आंसर मिल रहा है, बाकी कोई बुक पढ़ना जरूरी नहीं था। अगर चलिए एंथनी गिडेन का आपको बुक का नहीं नाम याद आ रहा है, तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, ये डायरेक्ट बुक है ए आर रेडक्लिफ ब्राउन की। तो फोर्थ बी का फोर्थ सिर्फ एक ही क्वेश्चन में आ रहा है, बाकी किसी में एक ही ऑप्शन में आ रहा है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा है। तो अगर आपका ए नहीं आ रहा है, बी तो आएगा ही। 26 थिंकर में अगर आपने 2 थिंकर के ही याद किया होता तब भी हो जाता। टैलकेट पार्सन, आर के मर्टन, ये सब 26 थिंकर में ही आते हैं। द सोशल सिस्टम, ठीक, ये सब बुक हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। ठीक, सी का सेकंड है और डी का फर्स्ट, यानी कि द सोशल सिस्टम टैलकेट पार्सन की बुक है, बहुत ही फेमस बुक है। इसको मतलब इस पे कोई क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए। ये सारी बुक्स ऐसी होती हैं जिसपे जो डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए। एंड द सोल्जर ऑफ ज्ञान, रॉबर्ट के मर्टन। ठीक, हाँ वही कह रहा हूँ, एक ऑप्शन अगर सही हो जा रहा था तो सारे ऑप्शन आपके सही हो जा रहे हैं। ठीक, एक बुक अगर आपको नाम पता है, इसमें देखिए, अगर आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यानी कि रेडक्लिफ ब्राउन की ही बुक पता हो, टैलकेट पार्सन की ही बुक पता हो, आर के मर्टन की ही बुक पता हो, एंथनी गिडेन की ही बुक पता हो, तब भी आपके आंसर हो जा रहे हैं। यानी कहीं पे भी ऑप्शन रिपीट नहीं किया था। ठीक, कि आपने फाइंड आउट कर लिया हाँ सी का जो है वो सेकंड सही है, तो सी का सेकंड किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया, तो डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, इसकी वजह से ही मेरिट जाती है। फिर हमको लगता है क्वेश्चन तो बहुत टफ था, फिर मेरिट इतना हाई क्यों चली गई। क्वेश्चन नंबर 65, द स्ट्रक्चर ऑफ द गारोश कैन बी अंडरस्टूड ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट विद। सोशल स्ट्रक्चर जो है गारोश का, ये एक ट्राइब्स है, इनको आप समझ सकते हैं, उनका जो सोशल स्ट्रक्चर था वो नोक से रिलेटेड था। ठीक, तो ये आप लोगों ने हो सकता है ना पढ़ा हो, ये आप लोग देख लीजिए इसको। ठीक, नोक से रिलेटेड था। गारो की सामाजिक संरचना को केवल निम्न के संदर्भ में ही समझा जा सकता है, तो आप इसको नोक के संदर्भ में ही समझ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 66, which among the following is not correct about horizontal segregation of gender based employment। ये भी आप स्टेटमेंट पढ़ के इसका आंसर कर सकते हैं। हाँ, क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, मैं वही तो बता रहा हूँ, बहुत जो भी क्वेश्चन आए थे मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट, ये पीडीएफ से ही क्वेश्चन आए थे। ठीक, हाँ ये नहीं पढ़ा था, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, इसको आप नोट कर लीजिए, नोक वाला। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आने होते हैं, मैंने पहले ही आपको ये चीज बोली है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आते ही आते हैं, जो ऐसे 10 क्वेश्चन तकरीबन आप मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नए होते हैं। तो उसमें अगर आप मतलब एलिमिनेट करके या किसी भी तरह से तुक्का लगा के ही आप अगर 5 भी सही कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा है। ठीक, अब ये देखिए 66 का जो क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इससे पहले आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो फिर भी स्टेटमेंट पढ़ के आप इसका आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, which among the following is not correct about horizontal segregation, यानी कि जेंडर और एम्प्लॉयमेंट के बीच में जो सेग्रीगेशन है, जो एक अलग समझा जाता है विमेन को और मेन को एम्प्लॉयमेंट में, वो कैसे होता है, इसमें से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो अ कंसंट्रेशन ऑफ women in job which little authority
एंड रूम फॉर एडवांसमेंट एट द बॉटम। ठीक, यानी कि जो ज़्यादातर विमेन जो है ऐसी जॉब्स में है जिनकी अथॉरिटी कम होती है, यानी कि लिटिल अथॉरिटी वाली होती है। ठीक, कम एडवांसमेंट वाली जॉब में ही ज़्यादातर विमेन होती है, तो ये भी सही है। ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ मेन एंड विमेन इन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ जॉब, तो ये भी सही है। कुछ कैटेगरीज ऑफ जॉब में विमेन ज़्यादा हैं, कुछ कैटेगरीज ऑफ जॉब में मेन ज़्यादा हैं। ठीक, यानी कि जॉब्स बटी हुई हैं, कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो सिर्फ विमेन ही करती हैं, कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो सिर्फ मेन ही करते हैं। ठीक, मेकिंग अनइक्वल पेमेंट टू मेल एंड फीमेल फॉर द सेम टाइप ऑफ जॉब, तो ये भी हमको पता है कि पेमेंट अलग अलग दी जाती है, सेम जॉब है। आप टीचर की जॉब पकड़ लीजिए, ठीक, लेडीज अगर टीचर है तो उसकी सैलरी उसी जगह पे, वो साइंस टीचर होगी लेकिन उसी जगह पे उसकी सैलरी कम होगी। वहीं पे जो मेल टीचर होगी उसकी सैलरी ज्यादा होगी, मेल टीचर होगा उसकी सैलरी ज्यादा होगी। तो ये क्या है, जेंडर बेस पे हम उसको उसके जो पेमेंट है अनइक्वल पेमेंट कर रहे हैं, तो ये भी सही है। चौथा क्या है, मेकिंग इक्वल पेमेंट टू मेल। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी, आपको बाकी कोई देखना ही नहीं, इसमें से देखना था या तो तीन सही, तीन और चार में से कोई एक सही हो सकता है, कोई एक गलत हो सकता है, बाकी दो स्टेटमेंट आपको देखना ही नहीं। ठीक, एक में कह रहा है इक्वल पेमेंट होती है, दूसरे में कह रहा है इक्वल पेमेंट नहीं होती है। तो हमें पता है इक्वल पेमेंट नहीं होती, तो डायरेक्ट इससे आंसर हो जाता। ठीक, लिंग आधारित रोजगार के 36 पार्थक के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं। ठीक, तो इसमें से बोल रहा है निम्न में से क्या सही नहीं था। महिलाओं का ऐसा कार्यों में संकेंद्रण जहां बहुत कम प्राधिकरण व आगे बढ़ने के अवसर हो, यानी कि ऐसी जॉब महिलाएं करती हैं जहां पे उनको बहुत ज्यादा अधिकार नहीं दिया जाता है और आगे बढ़ने के चांसेस भी कम होते हैं, यानी कि बहुत निचले तल पे ही जाकर वो काम करती है, निचले स्तर की ही जॉब करती है, तो ये सही है स्टेटमेंट। ठीक, दूसरा है कार्यों की विभिन्न श्रेणियों में पुरुष व महिलाओं का संकेंद्रण है, यानी कि अलग अलग श्रेणी का कार्य अलग अलग जेंडर के लोग कर रहे हैं। ठीक, जैसे अलग अलग लिंग के लोग कर रहे हैं, जैसे महिलाओं की जॉब अलग है, हालांकि बहुत सारी जॉब ऐसे हैं जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों साथ में कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जिसमें सिर्फ महिलाएं कर रही होंगी और सिर्फ जैसे हाउसमेड का जॉब ज्यादातर महिलाएं ही करती हैं, झाड़ू पोछा का जो काम है दूसरे के घरों में जाके वो ज्यादातर महिलाएं करती हैं। ठीक, ऐसे पुरुषों का भी अलग श्रेणी बनी हुई है, तो ये भी कथन जो है दूसरा भी सही हो जा रहा है। अब यहाँ पे तीसरे चौथे का जो क्वेश्चन था आपको सिर्फ इतना ही देखना था, तीसरे चौथे में कोई एक ही स्टेटमेंट सही हो सकता है, दोनों नहीं सही हो सकते। ठीक, तो एक ही प्रकार के कार्य के लिए पुरुष व महिलाओं को असमान भुगतान होता है, एक ही प्रकार के लिए कार्य के लिए पुरुष व महिलाओं को समान भुगतान होता है। तो हमें पता है समान भुगतान तो हो नहीं सकता, असमान भुगतान ही होता है, तो डायरेक्ट आंसर आप इससे कर सकते थे कि आंसर क्वेश्चन नंबर 4 इसका, यानी कि आंसर नंबर 4 जो है ऑप्शन नंबर 4 ये गलत है। ठीक, और आपसे गलत ही पूछ रहा है, यहाँ पे नॉट दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 67। Which among the following are the dimensions of social exclusion, यानी कि सोशल एक्सक्लूजन के डायमेंशन क्या है। ठीक, सोशल एक्सक्लूजन के डायमेंशन क्या है, तो इसमें सारे डायमेंशन जो है वो सोशल एक्सक्लूजन की ही डायमेंशन है। ठीक, एक्सक्लूजन फ्रॉम, सोशल एक्सक्लूजन अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक, ये भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। एक्सक्लूजन फ्रॉम एडिक्वेट इनकम और रिसोर्सेज, यानी कि इनकम और रिसोर्सेज से आपको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, तो ये भी सही है। एक्सक्लूजन फ्रॉम लेबर मार्केट, लेबर मार्केट से आपको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। एक्सक्लूजन फ्रॉम सर्विसेज, सर्विस से आपको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। एक्सक्लूजन फ्रॉम सोशल रिलेशन, तो इससे भी आपको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ठीक, तो ये चारों ऑप्शन सही थे, यानी कि ए बी सी डी आपका सही हो। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अपवर्जन के आयाम है। ठीक, तो पहला है पर्याप्त आय या संसाधनों से अपवर्जन, तो बहुत सारे लोगों को एक जैसी आय तो मिलती नहीं है। ठीक, श्रम बाजार से अपवर्जन, सेवाओं से अपवर्जन, सामाजिक संबंधों से अपवर्जन, तो ये चारों ऑप्शन सही थे, यानी कि आपका आंसर नंबर 1 सही हो जाता है, ए बी सी एंड डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 68।
हु हैज गिवन वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हम लोग इसको पढ़े हैं, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, ठीक, इमैनुअल वॉस्टिन, ठीक। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, पीडीएफ में भी आपके है। विकास का विश्व प्रणाली सिद्धांत किसने दिया था? इमैनुअल वॉस्टिन ने दिया था, ठीक। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था और आपके पीडीएफ में भी ये दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 69। What is the correct chronological order of the sociologists who contributed to the theory of functionalism? ठीक, यानी कि फंक्शनलिज्म की थ्योरी में आपको क्रोनोलॉजी में लगाना था कि किसने सबसे पहले बात की है, उसके बाद किसने बात की है, उसके बाद किसने बात की है, ठीक। तो आपको ये याद होना चाहिए कि फंक्शनलिज्म में सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने बात की है। ये आपको अगर ना पता हो पहले, तो आप इसको याद कर लीजिए कि सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने की, ठीक। और दूसरी चीज एक और थी, इसमें दूसरी चीज एक और थी, एक कीवर्ड था इसमें, ठीक, जिससे थोड़ा सा आपको हेल्प मिल सकती थी, ठीक। थोड़ा सा क्या हेल्प मिल सकती थी, जैसे अगर आपको ये पता हो टैलकट पार्सन के स्टूडेंट हैं रॉबर्ट किंगमर्टन, ठीक। टैलकट पार्सन के स्टूडेंट हैं रॉबर्ट किंगमर्टन, ये मैंने बताया था क्लास में कि टैलकट पार्सन के स्टूडेंट है रॉबर्ट किंगमर्टन। तो यानी कि सबसे पहले टैलकट पार्सन आएंगे, उसके बाद रॉबर्ट किंगमर्टन आएंगे, यानी कि डीई आएगा लास्ट में। तो लास्ट में डीई किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, ये कैंसिल हो जाते हैं। आपके ये दो ऑप्शन बच रहे थे। दो ऑप्शन में आपको पता है ये भी कि इमाइल डर्कीम के बाद ही ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन आते हैं। अगर आपको हर्बर्ट स्पेंसर, चलो आप छोड़ो, ठीक, नहीं पता था कि सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है, ठीक, तो एटलीस्ट आपको इतना पता था कि ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन इमाइल डर्कीम के फॉलोअर थे, यानी कि इससे इन्फ्लुएंस थे, इमाइल डर्कीम से इन्फ्लुएंस थे ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन, यानी कि सबसे पहले इमाइल डर्कीम ने बात किया होगा, ठीक। यानी कि ए के बाद सी आएगा, ए के बाद सी किस में आ रहा है, ए सी इसमें आ रहा है, ए सी इसमें आ रहा है, ठीक। तो अगर आपको पता है हर्बर्ट स्पेंसर ने बात किया है सबसे पहले, तो आप यह आंसर कर सकते हैं। तो इस तरह से कीवर्ड मिला के ही आंसर किया जाता है। तो इसमें प्रकारवाद के सिद्धांत में योगदान किसने किया है, उसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि क्रम में लगाना था, सबसे पहले किसने किया, उसके बाद किसने किया। तो सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है, फिर इमाइल डर्कीम ने किया है, फिर रेडक्लिफ ब्राउन ने किया है, फिर टैलकट पार्सन ने किया है, फिर रॉबर्ट किंगमर्टन ने किया है। तो इतना आपको अगर पता हो, इसलिए मैंने कहा था ना कि शुरुआत में जब हम लोग थिंकर्स पढ़ रहे थे, तो मैंने एक स्टेटमेंट कहा था कि ये हम लोग जो अबाउट पढ़ते हैं ना थिंकर्स के बारे में, एक शुरू में जब हम थिंकर्स स्टार्ट करते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ये किससे इन्फ्लुएंस थे, इनसे कौन इन्फ्लुएंस था। तो इससे भी क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है उससे कभी, लेकिन अगर आपको पता हो कि यार रेडक्लिफ ब्राउन इमाइल डर्कीम से इन्फ्लुएंस थे, ठीक। ऐसे ही टैलकट पार्सन जो है वो टीचर थे किसके, रॉबर्ट किंगमर्टन के, और रॉबर्ट किंगमर्टन स्टूडेंट थे टैलकट पार्सन के। तो इस तरह के कीवर्ड्स आपको अबाउट से ही मिल जाते हैं, उनके बारे में पढ़ने से ही मिल जाते हैं, तो इससे आंसर आपका हो जाता है। तो पेपर में ये सारी चीजें आपको देखना होता है, दिमाग लगाना होता है कि किस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 70। तो क्वेश्चन नंबर 70 में पॉलिटिकल मैन करके एक बुक है जो हम लोगों ने पढ़ा था एस.एम. लिमसेट की, ठीक। पॉलिटिकल मैन एक बुक है एस.एम. लिमसेट की, ठीक। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन ये सॉल्व हो रहा था ए का 4, ए का 4 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, बाकी किसी भी ऑप्शन में नहीं आ रहा है। ए का 4 ये आपका आंसर सही हो जाएगा। बाकी सारी नई बुक्स थी तो उससे आपको आंसर नहीं मिल पाता, लेकिन ए का 4 अगर आपको पता होता तो इससे आपको आंसर मिल जाता, क्योंकि ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी, ठीक। तो A4 हो गया, इसके बाद बी थर्ड, सी सेकंड, D1, A4, बी थर्ड, सी सेकंड, D1, ठीक। यानी कि मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस किसका था, रॉबर्ट ए डॉल का था, ठीक। ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज ये था कार्ल आर पॉप के, ठीक, कार्ल पॉपर का था ये।
1 मिनट। हाँ, ये कार्ल पॉपर का था। उसके बाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंटल अप्रोच, एलमेंट एंड जी.बी. पावलकर। ये भी हम लोगों ने पढ़ा है पीडीएफ में, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा आपको याद ना आ रहा हो। हम लोगों ने कल्चर आइडेंटिटी के टर्म में इनको पढ़ा था, अल्मंड एंड जी पावल, ठीक, जिसमें उनकी ये एक बुक है, ठीक, पॉलिटिकल आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन आसान था, बस लेंथी बहुत था, ठीक, जिसकी वजह से थोड़ा सा मेरिट 2-4 नंबर का फर्क होता। हालांकि आसान था क्वेश्चन, बहुत ज्यादा टफ नहीं था, मतलब बहुत आसान भी नहीं कह सकते आप, मॉडरेट था क्वेश्चन, ठीक। व्हाट इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग ऑफ बी आर अम्बेडकर। तो मैंने बोला था बी आर अम्बेडकर ज्यादातर कास्ट के बारे में बात करते हैं, और जब भी बी आर अम्बेडकर से बुक की क्रोनोलॉजी पूछी जाएगी तो आपको कास्ट याद रखना है, कास्टा याद रखना है। कास्ट की बात ज्यादातर वो करते हैं, उनकी क्रोनोलॉजी क्या है, कास्टा। बहुत ही आसान था ये, ठीक। अगर ये आप ध्यान दिए हो, मैं बी आर अम्बेडकर जब भी पढ़ाता हूँ तो आपको ये क्रोनोलॉजी से रिलेटेड आपको ये बता देता हूँ कि उनकी बुक की क्रोनोलॉजी क्या है, कास्टा है। कास्ट की ज्यादातर बात वो करते हैं, उनकी बुक की क्रोनोलॉजी क्या है, कास्टा है, ठीक। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है याद करना इसको। तो सी से क्या होता है, कास्ट इन इंडिया, ठीक। ज्यादातर लोग कंफ्यूज थे कि एनालिसिस ऑफ कास्ट सबसे पहले आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कास्ट इन इंडिया सबसे पहले आता है, उसके बाद ए से आता है एनालिसिस ऑफ कास्ट, ठीक। तो पहला ये, दूसरा ये, ठीक। उसके बाद एस आता है, हु इज शूद्रा, ठीक। तो तीसरा ये, चौथा है टी, द अनटचेबल्स। इससे आपको याद रखना, एनालिसिस ऑफ कास्ट से, कास्टा से आपको याद रखिए कि कास्टा क्या है, बी आर अम्बेडकर की क्रोनोलॉजी, ठीक। तो आपका आंसर हो जाता है सी ए बी डी, सबसे पहले सी, फिर ए, फिर बी, फिर डी, ठीक। सी ए बी डी यानी क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 2। इस तरह से जो भी एक एक पॉइंट बताया जाता है क्लास में, अगर आपको वो याद हो, जैसे बी आर अम्बेडकर की क्रोनोलॉजी मैंने कास्टा बताई, तो बहुत ही सिंपल है याद करना कि वो कास्ट की बात ज्यादातर करते हैं, कास्टा उनकी बुक की क्रोनोलॉजी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 72। ये भी इन्वायरमेंट से क्वेश्चन था, इन्वायरमेंट के इथिक के बारे में बात किया है, ठीक। तो ये बहुत ही सिंपल था। इन्वायरमेंट इथिक डील्स विद द फॉलोइंग इशूज, यानी कि इन्वायरमेंट इथिक्स जो है वो कौन कौन से इशूज को डील करता है, तो इसमें से सारे इशूज जो हैं वो इन्वायरमेंटल इथिक्स में आते हैं। इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन इज लार्जली काज्ड बाय द कंजप्शन ऑफ द रिच, ये भी सही था। द वर्स्ट सफर्स ऑफ द इन्वायरमेंट डिस्ट्रक्शन आर द पुअर, सबसे इन्वायरमेंट डिस्ट्रक्शन से सबसे ज्यादा सफर किसको होना पड़ता है, पुअर को, ट्राइबल्स को, ठीक। जो जंगलों में रहते हैं उन्हीं को ज्यादा सफर करना पड़ता है, ये जो गरीब होते हैं उनको ही ज्यादातर सफर करना पड़ता है, रिच को तो इतना प्रॉब्लम नहीं होती है इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन की वजह से, ठीक। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। तीसरा है, इवन वेयर नेचर इज बीइंग रिक्रिएटेड एज इन एफॉरेस्टेशन, इट इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड अवे फ्रॉम द नीड्स ऑफ द पुअर, ठीक। अगर एफॉरेस्टेशन भी होता है, पेड़ पौधे भी लगाए जाते हैं, तो उसमें भी पुअर का ध्यान नहीं रखा जाता है। कहीं कहीं ऐसा होता है कॉमर्शियल पेड़ ही लगाए जाते हैं जिसको बाद में बेचा जा सकता हो, ठीक। देयर कैन नॉट बी प्रॉपर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट विदाउट अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी एंड नेचर, ठीक। तो ये तो कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है, कोई भी कहेगा कि हाँ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। नेचर को डेवलप, नेचर का डेवलपमेंट होना चाहिए होलिस्टिक डेवलपमेंट की वजह से, और नेचर को डेवलप किए बगैर आप इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो ये चारों ऑप्शन आपका सही था, ए बी सी, ठीक। पर्यावरणीय नैतिकता निम्नलिखित किन मुद्दों से संबंधित है। व्यापक रूप से पर्यावरणीय विनाश का कारण अमीर लोगों का उपभोग है। पर्यावरणीय विनाश से सर्वाधिक रूप से गरीब पीड़ित होते हैं। यद्यपि जहां वनरोपण के रूप में प्रकृति का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, ये गरीब की आवश्यकताओं से विलय रूप से
रूपांतरित है, यानी कि गरीबों का इसमें कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। समाज और प्रकृति की समग्र समझ के बिना समुचित आर्थिक और सामाजिक विकास नहीं किया जा सकता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, चारों कथन सही है, इसीलिए इसका ऑप्शन 4 सही होगा, यानी कि ए बी सी डी। ठीक, ऑप्शन 4 इसका सही होगा, ए बी सी डी। Next question, that is question number 73. Which among the following are correct about milieux of innovation? This concept was given by Manuel Cashel, Peter Hall and Philip Adolph. ये आपको पढ़ाया नहीं गया है, थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, तो ये आप याद कर लीजिए बस। इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें सारे ऑप्शन सही है। ये कॉन्सेप्ट जो है मिलियोक्स ऑफ इनोवेशन, ये कॉन्सेप्ट मैनुअल कैशल ने दिया है, पीटर हॉल ने दिया है, फिलिप एडोल्फ ने दिया है। ठीक, इट इज a specific set of relationship of production and management that aims at generating new knowledge, new process and new product. Spatial proximity is a necessary material condition for the existence of such milieux. This high technological lead industrial milieux of innovation are called technopoles. ठीक, ठीक, तो ये आपका ए बी सी डी चारों सही। निम्नलिखित में से नवाचारों का परिवेश के बारे में कौन सा कथन सही है? इस अवधारणा को मैनुअल कैशल, पीटर हॉल और फिलिप एडोल्फ ने दिया था। ठीक, ये ऑप्शन सही है। ये उत्पादन और प्रबंधन के संबंधों का विशेष, हाँ ऑनलाइन होगा पेपर। ठीक, ऑफलाइन करा के देख चुका एनटीए। ठीक, चल नहीं पा रहे हैं, खैर ऑफलाइन इन्होंने किया ही था कुछ गड़बड़ करने के लिए, क्योंकि एक बार आप देखिए आजकल क्या है, दुनिया ऑनलाइन की तरफ ही जा रही है। एनटीए ने क्या है, ऑनलाइन से ऑफलाइन की तरफ गया, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ था, इसलिए इसको फिर से ऑनलाइन कर दिया गया। ठीक, ये उत्पादन और प्रबंधन के संबंधों का विशिष्ट समुच और जिसका उद्देश्य नवीन ज्ञान, नवीन प्रक्रिया और नव उत्पाद। स्थानिक निकटता ऐसे परिवेश के अस्तित्व हेतु आवश्यक भौतिक स्थितियां हैं। उच्च प्रौद्योगिकी प्रेरित नवाचार के औद्योगिक मिलियोक्स और परिवेश औद्योगिक ध्रुव कहलाते हैं। ठीक, इसका चारों ऑप्शन सही है, ए बी सी। ठीक, Who among the following have contributed to the concept of conflict in sociology? ठीक, तो इसमें आपको बस इतना बताना था कि कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कौन बात करते हैं, सोशोलॉजी में कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कौन बात करते हैं। तो अगर आपको पता ही नहीं कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कौन बात करते हैं, तो सिर्फ आपको ये अगर पता हो कि मेलिनोस्की नहीं बात करते हैं। ठीक, मेलिनोस्की क्या थे, फंक्शनलिस्ट थे, हमने पढ़ा है, प्रकार्यवादी थे मेलिनोस्की, ये संघर्षवादी नहीं थे बल्कि प्रकार्यवादी थे। तो आपको सी ऑप्शन रिड्यूस करना था। इसमें भी सी आ रहा है, इसमें भी सी आ रहा है, इसमें भी सी आ रहा है, आपका ऑप्शन हो जाता है ए बी डी एंड ई, यानी कि लुइस एकोजर जो फंक्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, विमेन बेरेंडॉर्फ, कार्ल मार्क्स। तो बहुत आसान था ये। ठीक, आपको पता है मेलिनोस्की फंक्शनलिस्ट है, प्रकार्यवादी है, ये संघर्षवादी नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के मानने वाले नहीं है। तो खाली मेलिनोस्की आप एलिमिनेट कर देते, आपका ऑप्शन सही हो जाता। ठीक, तो ये ऑप्शन होगा ए बी डी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है? राधा कमल मुखर्जी proposed that human civilization should be studied at 3 interrelated level. Which among the following was not suggested by him? राधा कमल मुखर्जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, इन्होंने 3 तरह के ह्यूमन सिविलाइजेशन में 3 इंटर रिलेटेड लेवल के बारे में बात किया है। ठीक, ये कहते हैं कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो 3 रिलेटेड लेवल के बीच में, इंटर रिलेटेड लेवल के बीच में होता है। ठीक, इसमें से कौन सा नहीं था ये आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो उन्होंने बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात की है, यूनिवर्सलाइजेशन की बात की है,
स्पिरिचुअल डायमेंशन की बात की है, उन्होंने कभी भी सेकुलर डायमेंशन की बात नहीं की। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। राधा कमल मुखर्जी ने प्रस्ताव किया कि मानव सभ्यता का अध्ययन 3 अंतर संबंधीय स्तरों से किया जाना चाहिए। उन्होंने निम्न में से किस एक स्तर का सुझाव नहीं दिया था? तो उन्होंने धर्मनिरपेक्ष स्तर का सुझाव नहीं दिया था। ठीक, बाकी सारे तीनों सुझाव जो है वो राधा कमल मुखर्जी ने दिया था। जैविक कर्मिक विकास का भी दिया था उन्होंने, सार्वभौमिकरण का भी दिया था और आध्यात्मिक आयाम का भी दिया था। ठीक, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4, यानी कि ये उन्होंने बात नहीं की है। बाकी ये 3 स्तर की बात किया है। उन्होंने कहा है जब भी आप मानव सभ्यता को पढ़ेंगे तो इन 3 स्तर को लेकर ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। कल फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए, क्योंकि 25 क्वेश्चन अगर एक दिन में होगा तो टोटल 90 क्वेश्चन करना होता है। बाकी 10 क्वेश्चन तो पैसेज के होते हैं, वो आपको क्लास में नहीं कराया जाएगा, वो आप खुद ही कर लेते हैं, पैसेज पढ़ के ही आपको आंसर करना होता है। ठीक, नहीं, जब ऑनलाइन होता है तो पेपर नहीं मिलता है, वो बाद में आपके जो भी आईडी होती है, आपके मतलब जो भी एनटीए की आईडी होती है उस पर अपलोड कर दिया जाता है, आपको पेपर नहीं मिलता है उसमें। ठीक, तो 90 क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है। आज हम लोगों ने 25 किया है। कोशिश करेंगे कल परसों तक इस पेपर को कंप्लीट करके हम लोग बाकी चीजें स्टडी करें, क्योंकि ये पेपर तो हो चुका, अब ये आना नहीं है। ठीक, इससे रिलेटेड टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए हम इसको फिर से पढ़ रहे हैं। ठीक, बाकी आपके कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। कोई भी क्वेश्चन है, आप सुझाव भी दे सकते हैं कि हम पेपर के बाद क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि हमको 21 अगस्त तक स्टडी करना है। 21 अगस्त से मुझे लग रहा है 3 सितंबर या 4 सितंबर तक है ना पेपर, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, 3 या 4 ऐसा कुछ है। ठीक, तो ज़्यादातर जो सोशोलॉजी का पेपर होता है वो लास्ट में ही होता है, यानी कि आप ये मान कर चलिए कि 30 अगस्त तक ही पेपर हो सकता है आपका। ठीक, या तो सितंबर में चला जाएगा या 30 अगस्त तक होगा, 21 में तो नहीं होना, क्योंकि सोशोलॉजी का लास्ट में ही होता है। ठीक, ज़्यादातर 1-2 पेपर के पहले ही सोशोलॉजी का होता है। वैसे अगर डेट चेंज होती है तो वो अलग चीज़ है। हम मान के ये चल रहे हैं कि 21 अगस्त को हमारा पेपर होगा। ठीक, 21 अगस्त तक हम क्या क्या कर सकते हैं, मुझे लग रहा है तकरीबन 1 महीना 10 दिन है हमारे पास। ठीक, बुक एटलीस्ट 26 थिंकर के आपके माइंड में होना चाहिए। एटलीस्ट 26 थिंकर की बुक की क्रोनोलॉजी आपके माइंड में होना चाहिए। याद करने की जरूरत नहीं होती है, आप बुक देखिए और थिंकर के बारे में देखिए, बुक आपको याद हो जाती है अपने आप। जब आप पीडीएफ पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी बुक कैसे याद करना है। क्योंकि जो बुक होती है वो उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होती है जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिए हैं। ठीक, तो ज्यादातर उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही उस बुक में आपको कीवर्ड मिल जाता है। ठीक, जैसे अल्फ्रेड सुश का अगर हम लोग एग्जांपल लें, जो ज्यादातर वो फेनोमेनोलॉजी की बात करते हैं, उनकी बुक है फेनोमेनोलॉजी ऑफ सोशल वर्क। ठीक, इस तरह से कीवर्ड आपको मिल जाते हैं। उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ऑनलाइन ही पेपर होना है, तो ऑनलाइन पेपर पैसेज पढ़ना आपको सीखना होगा। इसका बस एक तरीका है कि आप को अगर पैसेज में प्रॉब्लम है, क्योंकि ये ऐसे 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके आपको फ्री के मार्क्स मिलते हैं, यानी कि 20 मार्क्स आपको फ्री के मिलते हैं। पैसेज पढ़ना है, उसमें आंसर है, उसी में से आंसर ढूंढ के आपको करना है। तो इसका एक तरीका है कि आप ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज जो है, आपके पास लैपटॉप हो या मोबाइल हो, उसका इस्तेमाल करके आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन पैसेज सॉल्व करना शुरू करें। ठीक, उससे आपको पैसेज थोड़ा एक आदत बन जाती है जब आपकी पढ़ने की, तो वो पैसेज सॉल्व होंगे। ठीक, ठीक है, फिर लीव करते हैं क्लास। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।